खेल के मैदान से आपसे मुलाकात हुई SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे, और आलमी कप और फुटबॉल का चर्चा चारों तरफ है। जब आलमी कप फुटबॉल का हो, द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑन अर्थ, तो बाकी सारे खेल पसे पर्दा चले जाते हैं। क्रिकेट के भी मैचेस हो रहे हैं, जिक्र उनका भी करेंगे। रात गए देर से 2 बजे के बाद मेसी ने एक अमेजिंग गोल करके बॉक्स के बाहर से अपॉर्चुनिटी ढूंढी। कहां से वो सिर्फ मेसी जानते हैं। He doesn't need to get a chance to score a goal. He can score it from anywhere. उन्हें साबित कर दिया। 3-4 खिलाड़ी मेक्सिको के हैं, 2-3 अपने हैं बॉक्स में, और उन्हें गोल मार दिया बाहर से। फिर एक और गोल किया अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना स्टिल अलाइव। एशियन टीम्स ने आगाज अच्छा किया। उसमें सऊदी अरब ने पहला मैच, जापान ने पहला मैच, और उसके बाद सऊदी अरबिया पोलैंड से हार गया, जबकि डोमिनेशन रही फर्स्ट हाफ में सऊदी अरबिया की। गोल नहीं स्कोर कर सके। नजदीक क्लियर शॉट के लिए बॉक्स में जाते गए और शॉट नहीं लिया गोल पे। और दूसरी बात है, जो इन्हें करीब पहुंचे तो दूसरे को बॉल दे दी और क्लियर शॉट के लिए। तो जो अर्जेंटीना को गोल किए थे उन्हें, उसमें उनको क्लियर शॉट तो नहीं मिला था, अटेम्प्ट तो किए थे। जब अब बॉक्स में जाके या बॉक्स के बाहर से गोल पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बॉल अंदर कैसे जाएगी, गोल कैसे होगा। तो यही मामला रह गया। और अब सऊदी अरबिया को मेक्सिको हराना है तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप काफी पेचीदा हो गया है। इसमें अर्जेंटीना के 3 पॉइंट, पोलैंड के 4 पॉइंट, सऊदी अरबिया के 3 पॉइंट और मेक्सिको का 1 पॉइंट है। फ्रांस इज ऑलमोस्ट थ्रू, और एम्बापे ने 2 गोल किए, बेहतरीन फुटबॉल खेली। क्या स्ट्राइकर हैं वो। ऐसे मौके आए मैच में खेल कर डेनमार्क स्कोर कर सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ खामी है अभी भी फ्रांस की टीम में। अब देखिए, उनके 3 टॉप प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, 3 वर्ल्ड बीटर, पॉल पोग्बा, एनगोला कांटे और बेंजीमा, और उसके बाद टीम खेल रही है। जर्मनी डू और डाई सिचुएशन में। इसके साथ अगर आप देखेंगे, इंग्लैंड ने यूएसए के साथ लिस्टलेस फुटबॉल खेली, और यूएसए को तकरीबन थोड़ा बहुत जिंदा रखा हमने इस टूर्नामेंट में। ईरान ने कमबैक किया दूसरे मैच में, और बहुत बेहतर फुटबॉल खेली उन्होंने, बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेली ईरान ने। और मैंने कहा था कि वो जो मैच सऊदी अरबिया ने जीता है ना, उससे जो टीमें ज्यादा मानी जानी नहीं है, उनको हौसला मिला कि हम बड़ी टीम को हरा सकते हैं। दैट्स विजिबल नाउ। आलमी कप की एक और खबर यह है कि पॉसिबिलिटी है कि नेमार अगले 2 मैच नहीं खेलेंगे ब्राजील के लिए। उनके टखने में चोट है, और ये बहुत बड़ा धक्का होगा ब्राजील को। अमेजिंग खिलाड़ी है नेमार, इसमें कोई 2 राय नहीं है। दुनिया के बेहतरीन 2-4 फॉरवर्ड्स में से एक है नेमार। यूएसए 2 ड्रॉ खेल चुका है, एक लिस्टलेस ड्रॉ खेला है यूएसए के खिलाफ इंग्लैंड ने, और 2 पॉइंट है उनके। ईरान के 3 पॉइंट है। अब इधर बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी कि अगर ईरान हरा देता है यूएसए को, तो उनकी पॉसिबिलिटी बन जाती क्वालिफाई करने की, उनके 6 पॉइंट हो जाते हैं। और इन केस कि यूएसए जीत जाता है, उनके 5 पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर कहीं उनके लिए भी दरवाजा खुल सकता है। तो इस बार बहुत सी चीजें ऐसी हैं, फॉर्म के साथ नहीं जा रही हैं इस आलमी कप में, या फॉर्म के साथ तो जा रही हैं, रेटिंग के साथ नहीं जा रही हैं, और इससे ये आलमी कप और दिलचस्प हो गया है। कई एक मेल हैं उस हवाले से जो हमने एक खसूसी प्रोग्राम में किया था, जो कतर के बारे में और वर्ल्ड कप के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी। उस हवाले से जावेद परी कहते हैं, एब्सोल्युटली अप टू द मार्क, यू नेल्ड इट, अनबायस्ड एंड फेयरलेस। और आगे दानिश आफा की सर बियॉन्ड कंपैरिजन, योर फैक्ट फाइंडिंग, स्टावरिंग, ऑलवेज, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू टू। मोहम्मद इलियास, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब विदाउट टचिंग एनी रिलीजन और एनीथिंग लाइक दैट, thank you, and we have been listening to you for decades, thanks for that also। masterpiece आबिद शफी कहते हैं, और brilliant response to real facts, I salute you sir, हाफिज सईद। और उमर डार क्या कहते हैं, great, nice to point out big facts। और जहीर अब्बास ऑफिशियल कहते हैं, I was waiting for your response, जो हो रहा था उसके बारे में। और ख्वाजिद गुलजार कहते हैं, crystal clear, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जमील कहते हैं, प्लीज डू अ प्रोग्राम ऑन सऊदी अरेबिया अपसेट एज सून एज पॉसिबल। वो मैंने उसके बारे में बात की थी, प्रोग्राम नहीं हो सकता, 2-4 मिनट बात की थी पिछले, आपने देखा होगा जमील, वो मैंने किया था। और मोहम्मद इलियास कहते हैं ऑफ साइड गोल किया। वो देखिए, ऑफ साइड गोल नहीं होता है, कोई चीज नहीं है। जब सेंटर के पार जब टीम चली जाती है, अगर कोई खिलाड़ी अटैकिंग टीम का बॉल से पहले और डिफेंडर्स के पीछे पहुंच गया हो और वहां बॉल रिसीव करे, चाहे वो 1 फुट या 2 फुट ही आगे हो, तो इसको ऑफ साइड कहते हैं। और इसी पोजीशन में अगर वो गोल कर दे तो ये ऑफ साइड गोल है, जो नहीं माना जाता है।
क्योंकि वो पहले एडवांटेज ले चुका था, वो डिफेंडर्स के पीछे चला गया था जहां उसने बॉल रिसीव की, जहां उसको इजाजत नहीं है रिसीव करने की. शाहिद कहते हैं सर, इट इज सेम विद क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टिंग कंट्रीज सिंस 1975. डज इट हैपन? आई हैवंट अंडरस्टूड इट. मैंने वहां भी लिखा था कि मुझे नहीं समझ आया आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज सिंप्लीफाई. मीर अफजल कहते हैं अफ्रीका और अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और यूरोपियन में ज़्यादा पोटेंशियल है फुटबॉल खेलने का बनिस्बत की एशिया की टीमें जैसे ईरान, साउथ कोरिया, जापान और रशिया एशिया में नहीं आता है और इनकी परफॉर्मेंस लो रहती है. ये हमको गलत साबित करने पे निकले हैं. इस बार जापान और कोरिया की बेहतर रहती थी और इस बार ईरान ने एक मैच जीता है, जापान ने जर्मनी को हराया है और जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है और साउथ कोरिया भी कुछ कर सकता है आगे. मैंने कहा दे आर आउट टू प्रूव अस रॉन्ग एंड वी विल वेलकम दैट. और भी मेल है बहुत सी जिसे इंक्लूड करूंगा, लेकिन एक सबसे अहम खबर जो है कि JNK की विजय हजारी टीम है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है और वो फिक्शन स्टार्ट से नहीं पहुंची है, उन्हें बड़ी जबरदस्त तरीके से मैचेस जीते हैं. 300 चेस किए हैं, 250 बनाया परसों और 3 खिलाड़ी आउट हुए. तो इसका मतलब है फुल फ्लो में टीम जा रही है, फुल मार्क्स टू देम. और इसमें देखिए आप विवरांश शर्मा के 124 बॉलों में 154 रन पिछले दिनों रन रहे. उसके अलावा शुभम खुरजूरिया ने रन बनाया, आकिब मुश्ताक, कामरान इकबाल की 51 प्री क्वार्टर फाइनल के, और कई खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं JNK के लिए. और मैच आसाम से है उनका कल JNK का, और ये भी अच्छा है कि वो आसाम को तो हरा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है सेमीफाइनल में टीम पहुंच जाए. जैसे बेखौफ खेल रही है टीम, पहुंचनी चाहिए टीम. ऑल द बेस्ट टू देम. वो क्रिकेट की और बात करें कि न्यूजीलैंड ने पहला वनडे इंडिया को हरा दिया और दूसरे में बारिश का खेल रहा. तो जो पहला वनडे था उसमें जब 307 रन हुए टू विन न्यूजीलैंड के लिए, तो लोगों ने समझा कि इंडिया की विक्ट्री आसान है. और मैंने कमेंट किया था, मुझसे रेडियो वालों ने लाइव बात की थी कि नहीं ये 307 बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है. एक न्यूजीलैंड को आदत है, ग्राउंड छोटे हैं. और प्रॉब्लम क्या है सोचिए, ये मैं कह रहा हूं, किसी से ने ये बात नहीं कही है. इंडिया ने उस मैच में तो 5 बॉलर खिलाए, वो रहने दीजिए, वो लोग कह रहे हैं. उसमें 2 बॉलर हैं ओनली T20 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स. अर्शदीप ने वनडे नहीं खेला, उमरान ने वनडे नहीं खेला है. वो 10 ओवर कैसे निभाएंगे, उनको कैप्टन कैसे हैंडल करेगा फॉर 10 ओवर्स. 8.1 ओवर में 68 रन अर्शदीप के, 10 में 66 उमरान के. पहली स्पेल बहुत अच्छी उमरान की. क्यों? क्योंकि 4 ही की आदत है. 10 में डायरेक्ट उतार दिया आपने ज्यादा बॉलर, और फिर उनको 2-2, 3-3 ओवर की स्पेल में निकाल लेना था. अगर आपने 4 की स्पेल 5 की दे दी तो वो पिटेंगे, और यही हुआ हाल. और चहल को इतना बाहर रखा गया टीम से, इतने प्रेशर में लाया, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. ही लुक्स अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ. ही वाज थ्रैश्ड ऑल ओवर द प्लेस. हालांकि शिखर धवन, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और बाकी मिलके उनने स्कोर इंडिया का लंबा किया था, लेकिन इससे लंबा हो सकता था. इशू क्या है, इस टीम में वो खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर को ले लीजिए आप, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छी की, उनको भी ले लीजिए बाय एंड लार्ज. संजू सैमसन को ले लीजिए, ये जो खिलाड़ी है शुभमन गिल को ले लीजिए. इनकी प्लेस सर्टन नहीं है इंडियन टीम में. इनसे वो रिस्क एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते हैं जो वो खिलाड़ी लेगा जो टीम में सर्टन है. जैसे पंत सर्टन है टीम में, नॉन परफॉर्मिंग इन लिमिटेड ओवर्स. तो इसीलिए जो वो 340 कर सकते थे वो नहीं कर पाए. फिर वहां देख कमाल की बात, ये 27.2 ओवर में विलियमसन और लेथम 221 रन बनाते हैं. और विलियमसन की दाद दीजिए, हाउ ही रोटेट्स द स्ट्राइक एंड बिलीव्स इन हिमसेल्फ कि मैं आखिर तक रहूंगा, अपना स्ट्राइक रेट भी ठीक कर दूंगा, लेकिन टीम को कैरी करूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा है खिलाड़ी उसका कुछ और रोल है. उन्होंने सेंचुरी की कोशिश नहीं की, 94 पे नॉट आउट रहे. और लेथम ब्लास्टेड इंडिया 104 बॉलों में 145 रन. ये एक अजीब सा खिलाड़ी है. टेस्ट में ओपन करता है, T20 खेलता नहीं है, इमरजेंसी में कैप्टनशिप करता है, और 50-50 मिडिल ऑर्डर में खेलता है. जहां इसका इस्तेमाल किया जाए ये कामयाब रहता है. ये हीरो नहीं है नॉर्मल किस्म का हमारा, जैसे टेस्ट क्रिकेट में अलगार हीरो नहीं है, बहुत बड़े लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के लिए. अब दूसरे मैच की बात देखें, बारिश रहने दें.
संजू सैमसन को फिर ड्रॉप किया गया, 37 बॉलों में क्या 36 बॉलों में 37 रन उन्होंने बनाए थे। ये किस्सा क्या है? अब ये मामूली बात नहीं रही, अब ये बात रही कि हमने इस खिलाड़ी को हर वक्त प्रेशर में रखना है कि हर मैच में परफॉर्म करो, नहीं तो नेक्स्ट में ड्रॉप हो जाओगे। अगर अच्छा परफॉर्म भी किया फिर भी हम तुम्हें तब्दील करेंगे, सो दैट ही नोज हिज फ्यूचर इज अनसर्टन, ही इज अंडर प्रेशर, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म। क्योंकि पंत को खिलाना है, ईशान किशन को खिलाना है, बाकी खिलाड़ियों को खिलाना है। ये खुली आंखों से हम देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है, फेवरेटिज्म कितना चल रहा है। चाहे द्रविड़ हो या लक्ष्मण हो या जो, इसे कुछ सिलेक्टर तो कोई है नहीं। अब जो सिलेक्शन है वो बाहर से कौन कर रहा है एक बात, और वहां लक्ष्मण है, इज ही नॉमिनल हेड, समबडी इज कॉलिंग द शॉट्स। मगर उनकी भी कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि वो बड़े इंटेलिजेंट किस्म के बैट्समैन लाजवाब थे कि स्कीमिंग और टैक्टिकल प्लेयर रहे हों जिंदगी में, और कैप्टनशिप का कोई कमाल दिखाया हो जो वो ट्रांसलेट करें अपनी कोचिंग में। सो ही हैज टू सफर एंड ही विल कंटिन्यू सफरिंग, क्योंकि फेवरेट्स को खिलाना है। जहूर शाह का मेला कहते हैं कि मैं 12वीं से आपको सुन रहा हूं और अब मैं 36 साल का हूं, तो मुझे वो रेडियो के दिन याद आते हैं। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। गामुक तालिब इल्म कहते हैं जाहिद नज़ीर के बारे में आपने सेगमेंट पेश किया, बहुत अच्छा था। और आसिफ गुल कहते हैं वॉच्ड इट थ्रू आउट, व्हाट अ प्रोग्राम, थैंक यू। ये खेल के मैदान से की बात कर रहे हैं पिछले। आबिद शफी कहते हैं जावेद सर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद फुटबॉल हीरोज, यस ही इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब। आज भी आप अजीजू के बारे में बात सुनेंगे। कुछ और मेरा थोड़ी देर में आपकी मिल लेंगे, और इस वक्त हम बात करेंगे फुटबॉलिंग लेजेंड की, ट्रू लेजेंड जावेद परे के साथ। 1 नवंबर 1954 की बात है। अमीर इस्माइल नामी एक अल्जीरियाई शख्स की ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ गया। उस रात अमीर इस्माइल अल्जीरिया के लाखों दूसरे लोगों की तरह एक कश्ती में बैठ गए और समंदरी रास्तों से होते हुए अल्जीरिया से फ्रांस पहुंच गए। अल्जीरिया से लाखों लोगों की फ्रांस की तरफ नकली मकानी के पीछे जो वजह छुपी थी वो ये थी कि 1 नवंबर 1954 की उस रात अल्जीरिया की फ्रांस के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। बेचारे अमीर इस्माइल खून खराबे से दूर कहीं सुकून के 2 पल गुजारने की तलाश में थे। ऐसे तैसे तो ये शख्स फ्रांस पहुंच गया, लेकिन क्या करें, ना ही रहने की जगह और ना खाने को ही कुछ। काफ़ी महीने अमीर इस्माइल रोज़गार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते रहे। मुश्किल और कठिन सूरत हाल से गुजरते हुए यूं ही यहाँ कई साल निकल गए। तभी एक रात उन्होंने वापस अल्जीरिया जाने की ठान ली। कश्ती में बैठने ही वाले थे कि अचानक उनकी मुलाकात मलिका नामी एक खातून से हुई। यहाँ से अमीर इस्माइल की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मलिका के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती रही और कुछ अरसा बाद दोनों शादी के बंधनों में बंध गए। मलिका से अमीर इस्माइल के 5 बच्चे हुए। इनमें सबसे छोटे बच्चे का नाम रखा गया ज़ैनुद्दीन ज़िडैन। वही ज़ैनुद्दीन ज़िडैन जिन्होंने आगे चलकर फुटबॉल की दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये फुटबॉल का वो नाम है जिसे यूरोप और ख़ास तौर पर फ्रांस का बच्चा बच्चा जानता है, जिसने उस दौर में फ्रांस को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया जब इस खेल पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील और इटली का दबदबा था। बचपन में ज़िडैन का फुटबॉल के साथ इस कदर गहरा लगाव था कि वो फुटबॉल को पकड़ के रात को सोते थे, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि 7 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली के रहने के लिए महज एक कमरा था। इसी कमरे में पूरी फैमिली को गुजारा करना पड़ता था। वालिद एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करते थे। इन्हीं कठिन और दुश्वार गुजार अय्याम में ज़ैनुद्दीन ज़िडैन का फुटबॉल करियर परवान चढ़ने लगा। अल्जीरिया से आने वाले एक मामूली शख्स का बेटा फ्रांस में फ़ुटबॉल खेले और फिर फ्रेंच कौमी टीम में जगह हासिल कर ले, ऐसा तो किसी ने कभी सोचा भी न था।
لیکن آپ میں عزم اور حوصلہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ زیڈان کامیابیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتے رہے اور بس چڑھتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ زین الدین زیڈان فرانسیسی فٹ بال کی اس ٹیم کے سب سے اہم رکن بنے جسے 1998 کے عالمی کپ کے لیے چنا گیا۔ زیڈان نے اس اعزاز کی پوری طرح لاج رکھی اور فرانس کو عالمی چیمپئن بنا دیا۔ خاص طور پر اس ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں زیڈان نے اپنی ٹیم کا کھیل اس لیول تک پہنچا دیا جہاں برازیل جیسی مضبوط ٹیم بے بس دکھائی دی۔ 27ویں اور پھر 46ویں منٹ میں ہیڈرز کے ذریعے زیڈان نے 2 ایسے خوبصورت گول داغے کہ برازیل کے کھلاڑیوں کے اعصاب ہی جواب دے گئے۔ خطاب جیتنے پر فرانس میں پوری طرح سے جشن کا سماں بن گیا اور لوگوں کی زبان پر بس ایک نام تھا، زیزو زیزو۔ 1998 کے عالمی کپ کے 4 سال بعد موقع آیا 2002 کے عالمی کپ کا۔ فرانس کی ٹیم نہ صرف عالمی کپ کی دفاعی چیمپئن تھی بلکہ وہ یورپین چیمپئن شپ کا خطاب بھی جیت چکی تھی، لہٰذا اس مرتبہ بھی فرانس کو ورلڈ کپ کے لیے ہاٹ فیورٹ تصور کیا جا رہا تھا۔ لیکن ٹورنامنٹ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ایک وارم اپ میچ میں زیڈان بری طرح زخمی ہو گئے، لہٰذا وہ اپنی ٹیم کی طرف سے ابتدائی دونوں میچز میں شرکت نہ کر سکے۔ دونوں میچز میں فرانسیسی ٹیم ایک بھی گول سکور نہ کر سکی۔ فرانسیسی خیمے میں اتھل پھتل مچ گئی اور اب پوری طرح سے فٹ نہ ہونے کے باوجود زیڈان کو ٹیم میں شامل کیا گیا، لیکن زیڈان کی تیسرے میچ میں موجودگی کے باوجود گول سکور کرنے کا جمود نہ ٹوٹ سکا اور یوں دفاعی چیمپئن فرانسیسی ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ 2004 میں زین الدین زیڈان نے بین الاقوامی فٹ بال کو خیرباد کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم کلب فٹ بال میں وہ اپنے بے مثال کھیل سے شائقین کو محظوظ کرتے رہے۔ اسی اثنا میں 2006 کے عالمی کپ کی آمد تھی اور فرانسیسی ٹیم کوالیفائنگ میچز میں بری طرح پٹ رہی تھی۔ ٹیم مینجمنٹ تذبذب کا شکار ہو گئی اور اسی تذبذب کے عالم میں انہوں نے زیڈان سے واپس آنے کی درخواست کی۔ زین الدین زیڈان راضی ہو گئے اور 3 ستمبر 2005 کو فرو آئیلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک نہایت ہی اہم میچ میں فرانس کو کامیابی دلائی اور اسے ورلڈ کپ کے مین سٹیج تک انٹری دلا دی۔ لیکن ورلڈ کپ شروع ہوا تو ابتدائی مقابلوں میں ٹیم بڑی بجھی دکھ رہی تھی۔ مشکل سے ہی وہ اپنے ابتدائی مقابلے میں سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ ڈرا کر سکی۔ زیڈان اس نتیجے سے کسی بھی صورت میں مطمئن نہ تھے۔ جنوبی کوریا کے خلاف اپنے دوسرے گروپ میچ کے آخری لمحات میں کامیابی کے لیے بےتاب زیڈان ایک زبردست فاؤل کر بیٹھے اور انہیں یلو کارڈ دکھایا گیا۔ چونکہ یہ ان کا دوسرا یلو کارڈ تھا تو ظاہر ہے گروپ سٹیج کے آخری میچ کے لیے وہ نااہل قرار دیے گئے۔ تاہم اس آخری میچ میں فرانس نے ٹوگو کو 2-0 سے شکست دے کر اگلے دور تک رسائی حاصل کر لی۔ اب اسپین کے خلاف دوسرے راؤنڈ کے میچ میں زیڈان پھر ایکشن میں نظر آئے۔ اس میچ میں انہوں نے نہ صرف پیٹرک ویرا کے لیے گول کا زبردست موقع پیدا کیا بلکہ 91ویں منٹ میں خود بھی ایک گول سکور کیا۔ اسی کارکردگی کا نتیجہ تھا کہ فرانس کی ٹیم اسپین کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی۔ اب کوارٹر فائنل میں فرانس کے سامنے برازیل کی ٹیم تھی۔ زیڈان کے ایک نہایت ہی عمدہ پاس پر تھیری اونری نے فرانس کے لیے میچ کا واحد گول سکور کیا اور یوں ٹیم سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پرتگال کے خلاف سیمی فائنل میں زیڈان کے پینلٹی کک پر بنائے گئے گول نے فرانس کو پھر سے فائنل تک پہنچا دیا۔ 9 جولائی 2006 کو فائنل میں فرانس اور اٹلی کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ زیڈان فرانس کو پھر سے ورلڈ چیمپئن بنانے کے لیے بےتاب تھے۔ ان کی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فیورٹ سمجھی جاتی تھی۔ میچ کا آغاز بڑی تیز رفتاری سے ہوا۔ ابتدائی 20 منٹ کے اندر ہی دونوں ٹیموں نے گول سکور کیا۔ فرانس کی طرف سے گول زین الدین زیڈان نے ہی سکور کیا۔
ابتدائی تیز رفتاری کے بعد دونوں ٹیمیں دفاعی کھیل پر آ گئیں. مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں ایک ایک سے برابری پر تھیں. اب میچ ایکسٹرا ٹائم میں چلا گیا. اپنی شیئر بریلینس کی بدولت زیڈان نے فرانس کے لیے دوسرا گول بس کر ہی لیا تھا کہ اٹالین گول کیپر بفون نے آخری وقت اپنی فنگر ٹپ سے گیند کو جال میں جانے سے بچا لیا. کھیل کے 110ویں منٹ میں پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یوں کہیے زیڈان رکے, پیچھے مڑے, دوڑے اور اپنا سر مارکو میٹرزی کے چیسٹ پر دے مارا. وہ گر گئے. زیڈان کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور یوں وہ میدان سے ہمیشہ کے لیے باہر بھیج دیے گئے. میٹرزی زیڈان کو اکسانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اصل میں مارکو میٹرزی نے زیڈان کی بہن کی توہین کی تھی, جس کی وجہ سے زیڈان اپنا سنتولن کھو بیٹھے. ادھر زیڈان میدان سے باہر کیا چلے گئے کہ ادھر پینلٹی شوٹ آؤٹ کا مرحلہ آیا, جس میں اٹلی نے 5-3 سے جیت درج کی. فائنل میں ہار کے باوجود زیڈان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. فرانس کے اس وقت کے صدر یاک شیراک نے فائنل میچ میں زیڈان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا, "The match you played last night was full of talent and professionalism. I know that you are sad and disappointed, but I want to tell you is that the whole country is extremely proud of you. You have honored the country with your exceptional qualities and your fantastic fighting spirit, which is your strength in difficult times, but also in winning times." تو جانبین زیڈان کی بات ہو رہی تھی, جاوید فرے کر رہے تھے. مجھے 2006 کا عالمی کپ یاد ہے. 2002 میں یہ کھیل نہیں پائے, زخمی ہوئے تھے, اور پہلے دور میں ڈیفینڈنگ چیمپئن فرانس باہر ہو گیا. 2002 میں جیسے جاوید نے کہا ہی کیریڈ فرانس ٹو ورلڈ چیمپئن شپ, جو آج کے مینیجر ہیں ڈیشان, وہ میں کیپٹن تھے ٹیم کے. 2006 میں ان کو کہا سب نے ایجنگ ہے, برا ہے, نہیں کھیلنا چاہیے, کیا کھیلے گا, کیا کر رہا ہے. اور ایسے ٹیم کو انہیں کیری کیا کہ ٹیم فائنل میں پہنچ گئی. اور جب ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی تو میگزیم انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں ہیڈ لائن تھی, وہ مجھے آج بھی یاد ہے, پہلی میراڈونا زیڈان, کیا تھری گریٹسٹ فٹ بالرز ایور, یہ ہے زیڈان. ان کا بال کنٹرول, ان کی فری ککس, ان کی فزیکلٹی, پھر ایز مینیجر ریال میڈرڈ کا کام. تو he is among the greatest 10 footballers ever produced or we have seen on the earth. اس میں کوئی دو رائے نہیں زیڈان کے بارے میں. سیریسلی انٹیلیجنٹ فٹ بالر. اب اس میں کیا ہوا میٹریزی کے ساتھ, وہ جاوید نے بھی کہا, انہیں ان کے گھر کے بارے میں, کی بہن کے بارے میں کوئی بات کہہ دی, جھوٹ تھی لیکن ان سے برداشت نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہار گئے, کیونکہ اس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ میں زیڈان ہوتے, گول تو ان کی پینلٹی میں ہونا ہی تھا. اس کے علاوہ ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو گیا. صحیح میں یہ ہوتی ہے نا کوئی مومنٹ, جیسے مومنٹری لاس آف کنسنٹریشن اور سدھ بدھ کھو دیتا آدمی, اس میں ایسا ایکشن ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا, جیسے شہناز شیخ سے ہوا تھا 72 کے اولمپکس میں, جب فائنل جرمنی سے ہارا پاکستان نے ہاکی کا, انہوں نے سمجھا ریفرنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے امپائرنگ. اور جب وہ پوڈیم پہ کھڑے کیے گئے, جب ان کو سلور میڈل دیا گیا تو انہیں جوتے میں ڈالا میڈل اور ہلایا ایسے ایسے. پھر بین ہو گیا کچھ سال, ان کو 1 سال یا کتنے سال بین کر دیا ہاکی سے. اور پھر جب میں نے ان کا انٹرویو لیا کئی سال بعد, انہوں نے کہا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا شہناز شیخ سے. وہ ویسا فارورڈ آپ نے شاید نہ سنا نہ دیکھا ہو ہاکی میں, جو شہباز تھے بعد میں بہت زبردست فارورڈ تھے پاکستان کے, ان سے تھوڑے اوپر شہناز شیخ. تو انہوں نے مجھے کہا آپ نہیں بھولیں گے یا نہ مجھے بھولنے دیں گے. میں نے کہا بھولنے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں مجھے کہا میں نے غلط کیا تھا, مجھے نہیں کرنا چاہیے. So he being a great sportsman had realized it. Maybe Materazzi کا قصہ زیڈان also realized after some time. ہو جاتا ہے, انسان ہے یہ, ہم کرتے ہیں ایکسپیکٹ کہ یہ مشین ہے, سیمولیٹڈ, یہ انسان ہے, ہو جاتا ہے.
अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब, और क्विज में हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, ये रोनाल्डो है, वो गिरे हुए खिलाड़ी जो गोलकीपर जर्मन गोलकीपर ओलिवर कान है, 2002 का आलमी कप है और फाइनल में गोल किया है रोनाल्डो ने। कोई एक सही जवाब है, सही जवाब देने वाले हमारे पास जो है शब्बीर रिची लथपुरा पुलवामा से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन से, फारूक अब्दुल्ला बुटिंगो अनंतनाग से, मलिक सरफराज सोनियम पटन से और शौकत अली अमान गुंड पुलवामा, वाजिद गुजार बांडीपोरा, खान इसा कादरी प्रमरू मावर, आबिद शफी सोपोर और डार रऊफ पूर्वारा चाडोरा। और हमारे आज के विनर, चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं विनर की। और इस वक्त कुछ आपकी और मेल है और वही ले लेते हैं। शेख फयाज पिंगलिंगा पुलवामा से, प्रेजवर्दी एनालिसिस है, क्रिकेट की बात हो रही है, अंपायरिंग अप टू स्टैंडर्ड नहीं रही वर्ल्ड कप में, ऑल्सो अलीम डार वाज नॉट देयर इन इंपॉर्टेंट मैचेस। देखिए इंपॉर्टेंट मैच है, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, एक सेमीफाइनल में वो नहीं हो सकते थे पाकिस्तान खेल रहा है, फाइनल में वो नहीं हो सकते थे पाकिस्तान खेल रहा है, सो ही कुड नॉट हैव बीन देयर। और विच टीम यू थिंक फेवरेट टू लिफ्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल में, मैंने 12 कह दिया, मेरे हिसाब से तो ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन और बेल्जियम ऑल्सो इज समवेयर अराउंड। और डारो पूर्वारा चाडोरा से कहते हैं फीफा 2022 इज कंप्लीटली ओवरशैडोड शोइंग द रीसेंट T20 वर्ल्ड कप इवन इन सब कॉन्टिनेंट रीजन, सच इज द क्रेज एंड मैडनेस अबाउट द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, वो T20 वर्ल्ड कप फुल ऑफ अपसेट्स था। रिसेंटली कंक्लूडेड ओडीआई सीरीज जो ये कह रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुई, इंग्लैंड वाज अ कंप्लीट फेलियर और कोई भी स्पेक्टेटर मैदान में नहीं था। तो आपको व्हाई इज आईसीसी नॉट थिंकिंग अबाउट इट, देयर शुड बी अ ब्रेक आफ्टर अ मेगा इवेंट लाइक वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली राइट, वो यहाँ से वर्ल्ड कप खत्म हुआ T20 का और 7 दिन में सारी टीमें मैदान में उतर गई। अब लालच भी तो कितना। देखिए आईसीसी को सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो कुछ नहीं सोचता है, ये जो मर्जी जिसकी वो करता है, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। खासकर जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात हो या इंडिया की, वो टांग नहीं अड़ा सकते। और जहां तक आपने कहा कि वो ओडीआई सीरीज में इट वाज वेरी क्लियर, लोग कहेंगे नहीं, इंग्लैंड वाजंट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैट सीरीज, उनके प्लेयर्स का कोई एफर्ट ही नहीं था, कोई कोशिश ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया हैड समथिंग टू प्रूव क्योंकि वो पिट गए थे T20 वर्ल्ड कप में, तो उनको दिखाना था कि किसी फॉर्मेट में हम अच्छे हैं, अभी खेल रहे हैं हम। So they had much to prove. England had nothing to prove. They wanted to go home to celebrate their victory. तो इसीलिए लगा नहीं इंग्लैंड का एफर्ट। हाँ बहुत अच्छा खेला वार्नर ने, हेड ने तो और जाम्पा ने तो खबर ले ली इनकी इंग्लैंड की, लेकिन लगा नहीं कि इंग्लैंड का दिल है इस सीरीज में। ये कहेंगे अब हार गए तो नहीं। और क्राउड कहाँ आएगा? क्राउड ने अपना सारा पैसा खर्च लिया है T20 आलमी कप के लगातार मैचेस देख के, अब उसके साथ ही कहां से लाएगा पैसा और टाइम दोनों? तो ये अकल की बात है। तारिक खान भी कहते हैं इंग्लैंड ओडीआई सीरीज हार गया वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। T20 का बात सुन लिया आपने, मैंने क्या कही। और कुछ लोगों ने कहा इनको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए जैसी वो खेलते हैं, फेयरलेस वो है, ये है, वो वैसे ही जीतते हैं, वो वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड वाले, लेकिन वो फेयरलेसनेस भी नजर नहीं ना इस सीरीज में। फिर बटलर नंबर 7 और 6 पे बैटिंग नहीं ना करते। और समवेयर एलेक्स हेल्स को उनको इसमें भी लाना पड़ेगा। जेसन रॉय से वो अच्छे हैं हर बहसूरत 50-50 में। वाजिद गुलजार कहते हैं ये बात मैंने आपकी कर ली है कि ज़िडैन क्या सोच रहे थे इन अ मोमेंट ऑफ मैडनेस जब उन्हें हेडबट किया फीफा वर्ल्ड कप में। वाजिद बात सुन ली आपने, मैंने क्या कहा। और आखिरी मेल है मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से, कहते हैं कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एलेक हेल्स, Billings have refused to play in IPL. Now they have preferred their own country over IPL. देखिए प्लेयर समझ रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बात की थी कि कितना प्रेशर वो ले सकते हैं, कितना लगातार खेल सकते हैं कि करियर प्रोलॉन्ग हो जाए। नहीं तो ज्यादा टाइम में, कम टाइम में ज्यादा खेलेंगे, करियर पे प्रोलॉन्ग नहीं होगा, इंजरीज बढ़ जाएंगी। इंडियन टीम का हाल देखिए ना, कितनी इंजरीज है इंडियन टीम में। तो इसीलिए उन्हें अच्छा किया। और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो वैसे ही कम खेलते हैं IPL। तो हेल्स मगर ये खेलते हैं, PSL भी खेलते हैं और खासकर बिग बैश तो बहुत अच्छा खेलते हैं वो। और आपको याद होगा रूट ने 12 रिफ्यूज किया यहाँ आना। और उसके अपोजिट स्टीव स्मिथ 12th मैन रहे लास्ट ईयर पूरे टूर्नामेंट में, और बहुत ही कम दामों बिके जो उनके दाम है उससे, लेकिन रहे हैं।
अब ये अप्रोच की बात है खिलाड़ी। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि बारहा मैं फुटबॉल के आलमी कप के दौरान बीच बीच में आपसे बात करूंगा 5-10 मिनट फुटबॉल के हवाले से, उसमें भी आप लिख लेते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया, क्रिकेट में पाकिस्तान क्या करेगा, इंग्लैंड की टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं है, उसमें फुटबॉल का ही सवाल लिखे। खेल के मैदान से हमें आप सब सवाल लिखे, वहां कोई फायदा नहीं है वो सवाल लिखने का, जिसका ताल्लुक जो वीडियो में है और जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें बात हो रही है उससे है। फॉर अ चेंज लेट्स टॉक मोर अबाउट फुटबॉल फॉर अ चेंज। हाल ही में मैंने वाजिद असद का एक पोस्ट देखा, उन्होंने लिखा था कि मुझे बहुत लोग मिले जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, फुटबॉल देखते हैं, फॉलो करते हैं, यहाँ भी लोकल मैच देखने जाते हैं। वो हमारे इस प्रोग्राम की वजह से अब जो मैं बातें फुटबॉल के हवाले से करता हूँ और पुश करता हूँ इंटरनेशनल फुटबॉल को, या अपने ग्रुप में या यहाँ, और सारी फुटबॉल को दुनिया की, कि अब देखें फुटबॉल क्या चीज़ है, कौन से खिलाड़ी पैदा हुए हैं, उसका असर है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद असद आपका इस कमेंट के लिए। और डॉक्टर एजाज फारूकी जो मुल्क से बाहर यूरोप में रहते हैं, उनने सराहा हमारे एनालिसिस को, पिछले जो हमने बात की थी, फैक्ट्स बताए थे, कतर के बारे में झूठ क्या बोला जा रहा है और फीफा वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो हमें सीरियसली फॉलो करते हैं, खुद आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर रहे हैं अपने जमाने के, यहीं के। अब आज के सवाल की जाने बात है। देखिए ये तस्वीर है, पहली बात ये क्या हो रहा है मैदान में, देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं ना आप। और दूसरी बात, ये जो शख्स जमीन पे बैठा है इसका क्या नाम है, ये हो क्या रहा है, किस मौके पे क्या हो रहा है, मैं सनवन नहीं आपसे पूछूंगा, ये क्या हो रहा है, कौन सा मौका है, और जो जमीन पे खिलाड़ी बैठा है उनका नाम क्या है। ये हमारा आज का क्विज है। और KKMS स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, उसी में पोस्ट करें इसका जवाब टाइमलाइन पे, और कहीं ना करें। तो ये आज का क्विज था, लेकिन बात नहीं हुई कि विनर कौन है पिछले क्विज के। मलिक सरफराज सोनियम पटन से हमारे विनर पिछले हफ्ते के क्विज के। बहुत बहुत मुबारक आपको मलिक सरफराज फ्रॉम सोनियम पटन कि आपने पिछले हफ्ते का क्विज जीता है। और आप फुटबॉल कब देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं, रात रात को जाग रहे हैं। 12:30 मैच होते हैं इंपॉर्टेंट, तो जागना पड़ता है। ये इसलिए नहीं जागना पड़ता है कि लोगों को गलतफहमी हो मुझे प्रोग्राम करना है, ये मैं 1982 से जाग रहा हूँ। जब छोटे थे हम, बहुत फुटबॉल में दिलचस्पी ऐसी थी कि रात के मैचेस होते थे आलमी कप में, तो देखते थे। तो इससे भी रात गए होते थे जब मेक्सिको और ब्राजील में वर्ल्ड कप था। इसलिए एंजॉय योर फुटबॉल एंड डोंट कंपेयर इट विद इंडियन फुटबॉल, लोकल फुटबॉल वगैरह। वो अलग दर्जे के खिलाड़ी हैं, उनकी अलग फैसिलिटीज हैं, अलग तरह ग्रो हुआ है, अलग माहौल में पड़े हैं। ये अपनी जगह अच्छा खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं उसी लेवल का। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।